Welcome back, guys. Black hole strategy. This is my own strategy. आज मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर ये क्या है। ये मेरी अपनी थिंकिंग मॉडल है, ये मेरा अपना वे है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, कैसे आप चीज़ों को परसीव करते हो, कैसे आप चीज़ों को पुल करते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कैसे आप एक्चुअल में फ्लेक्सिबल बनते हो, कैसे आप एक्चुअल में अडेप्ट करते हो किसी भी सिचुएशन को लेकर के। उसकी बात होती है ब्लैक होल स्ट्रैटेजी में। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, मैंने कहीं से नहीं उठाई है, कहीं से नहीं लिया है, ये मेरी अपनी थिंकिंग मॉडल है। तो गाइस, इसे मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले क्विकली हम ये समझेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, कैसे काम करता है। ब्लैक होल ज़्यादातर लोगों को पता होता है, मेजॉरिटी लोगों को पता होता है, क्योंकि बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है हर किसी के लिए। साइंस का और कॉस्मोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक है, हर किसी को इंटरेस्ट होता है जानने में, तो हम ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो मैं बेसिक साइंस की बस बात कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हम थिंकिंग मॉडल की तरफ बढ़े। पर हमें समझना ज़रूरी है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है कुछ लोगों को साइंस ना पता हो पीछे की, ठीक है। तो कोई भी जो ब्लैक होल होता है ना, उसके उसके कई सारे फेजेस होते हैं। मैं फेजेस की बात नहीं करने वाला, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाला, बस मैं इतना बताऊंगा कि कोई भी ओके बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहेगा तो मैं ये ट्रकों का इनका, क्योंकि यहाँ पे इस देश में कुछ लोग पागल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। उनको वैलिडेशन चाहिए होती है, तो हमेशा हॉर्न बजाते रहते हैं, लगे तो पूरा रोड साफ है, कोई नहीं आ रहा उनको ठोकने, लेकिन फिर भी वो बजाते रहेंगे। खैर, सन एक ऐसा स्टार जो हमारे सूरज से 25-30 गुना 50 गुना ज़्यादा बड़ा हो, भारी हो मास में, ठीक है। हमारे स्टार से भी बहुत ज़्यादा बड़ा। कोई ब्लू स्टार हो सकता है, कोई सुपर मैसिव जाइंट हो सकता है, बहुत सारे स्टार्स है। तो मेनली होता क्या है कि हर स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें वो हाइड्रोजन से हीलियम और हीलियम से और नए नए एलिमेंट्स बनाता जाता है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट बनते जाते हैं उसकी पूरी थ्रू आउट पूरी लाइफ में, ठीक है। मेजरली जब इतने बड़े स्टार जो कि हमारे सूरज से 20-30 गुना ज़्यादा बड़े हैं, ये स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम बनाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हर स्टार की अपनी ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी हर चीज़ को उसके कोर की तरफ खींचती है, हर चीज़ को, हर मैटर को। इवन जो स्टार है ना, उसके खुद के मैटर को भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो अब ये ग्रेविटी तो खींच रही है, इसके बदले में होता क्या है कि सन जो है, जो भी स्टार अपनी तरफ से मटेरियल बनाता जाता है, जो भी मटेरियल, वो जो भी फ्यूल है, वो फ्यूल क्या है कि आपका हाइड्रोजन से हीलियम और फिर नए नए एलिमेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूल है एक्चुअल में, और ये होना ज़रूरी है। ये प्रोसेस जब तक होती रहती है, तब तक ये जो एनर्जी है ये बाहर जाती रहती है। तो इससे होता क्या है कि स्टार की जो ग्रेविटी है और जो स्टार की जो न्यू एलिमेंट बनाने की जो एनर्जी है, ये दोनों एक बैलेंस में चलती है, बैलेंस में, ठीक है। इसका एक बैलेंस चलता है। इस बैलेंस के कारण स्टार जो है वो बना रहता है अपनी जगह पे। पर एक टाइम के बाद ये फ्यूल हो जाता है ऑफ। कब हो जाता है, किस सिचुएशन में हो जाता है? जब हाइड्रोजन से हीलियम और लिथियम आए, ये बोरॉन वोरॉन सब कुछ बनते एक ऐसा टाइम आता है जब जो कोर है ना, उसमें सिर्फ आयरन ही रह जाता है मेनली, ठीक है। आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में रह जाता है। अब आयरन से नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक स्टार के लिए। बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी लगती है, और ज़्यादा उसको यानी एनर्जी प्रोडक्शन ईजी नहीं होता, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन जैसे ही मुश्किल होने लगता है और कोर में आयरन ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये स्टार्स को अक्सर फैक्ट्री बोला जाता है नए नए एलिमेंट्स बनाने की। क्यों बोला जाता है? क्योंकि नए नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स बन जाते हैं जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फ्यूल हो गया कम। और जैसे फ्यूल हो गया कम तो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया कम। तो मतलब कि ग्रेविटी को रोकने वाला कोई भी एलिमेंट अब बचा ही नहीं है। तो इस केस में ग्रेविटी जो है वो अपना काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी को क्या चाहिए? ग्रेविटी को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस मास चाहिए। मास, हर चीज़ का मास होता है। हमारा भी अपना एक मास है गाइस, हमारा भी अपना एक मास है। हम भी चलते फिरते मैसिव स्ट्रक्चर ही है इस यूनिवर्स में, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक इन द थिंकिंग या मैनिफेस्टेशन के वे में, नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल रियलिटी में, जो हम फिजिकल, हमारा जो सेंस है, हम कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते ही है, ठीक है। हम चीज़ें आसपास की अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही है। तो क्या है बात? इन चीज़ों का मास है बहुत ज़्यादा, इस स्टार का मास है बहुत ज़्यादा, तो ग्रेविटी अपने आप में अंदर कोलैप्स करने लग जाती हर तरफ से कोर की तरफ। और जैसे ही ये बहुत ही तेज़ी से कोलैप्स करती है, तो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाती है जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है।
सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में पहुंचने से पहले एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, ठीक है। ये सुपरनोवा होने के बाद की ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक वो इनफाइनाइटली अंदर कोलैप्स न कर जाए, ठीक है। एक पॉइंट पर आकर के जहाँ पर वो इनफाइनाइटली अंदर घुस चुका है, वो अपने ही ग्रेविटी में बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, एंड देन इट बॉर्न एज अ ब्लैक होल। ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक होल, डिस्ट्रक्टिव, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल थिंग वो बन जाता है, ठीक है। और हमारे हर एक गैलेक्सी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ब्लैक होल्स। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ही गैलेक्सी में सारे स्टार्स को एक तरह से कनेक्टेड रखते हैं, तभी हमें ये गैलेक्सीज मिल रही है, तभी ये सोलर सिस्टम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्स का, ठीक है। एक तरह से इनको गार्बेज कलेक्टर भी बोलते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में गार्बेज कलेक्टर जानते हो, ये गार्बेज कलेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने समझ लिया कि पूरी प्रोसेस क्या है, तो अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इस एनालॉजी को कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ से लर्निंग लेनी चाहिए। लाइफ से लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ द स्ट्रैटेजी, मोस्ट पीपल चेस गोल्स। ज़्यादातर लोग गोल्स को चेस करते हैं। द टॉप 1% बिकम द ग्रेविटी, राइट? दैट्स कॉल्ड द पुल इफेक्ट। दे डोंट परस्यू एक्सीलेंस। ऐसा नहीं है कि वो एक्सीलेंस के भी पीछे भाग रहे हैं, समझो इस बात को। बहुत सारे लोग गोल्स, फिर उसके बाद में वो बिकमिंग की स्टेज पे जाते हैं, राइट? बिकमिंग मतलब मुझे कुछ बनना है ताकि दूसरी चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो ना। टॉप 1% उस पर भी ध्यान नहीं देते, दे कोलैप्स इनटू इट। दिस इज ब्लैक होल स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। इट्स अबाउट कलेक्टिंग योर पावर्स इन सिंपल वे। बहुत ही सिंपल वे में ये है कि आप कलेक्ट करते हो सारी पावर, सारी नॉलेज, अपनी स्किल्स को। एक लेवल पे जाकर के वो चीज़ें कोलैप्स करती है। कब कोलैप्स करती है? जब आपकी खुद की जो थिंकिंग है, जो आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है, जब उसे रोकना बंद कर देता है। देखो, हम खुद को रोकने वाले शख्स हैं इस दुनिया में। अगर हमें कोई रोक सकता है तो वो हम खुद है। दिस आई, दिस ईगो इज़ द थिंग, ठीक है। दिस आई एंड ईगो इज़ द थिंग। जिस वक्त ये हट जाता है, जिस वक्त ये हट जाता है, जिस वक्त ये एज अ फ्यूल, ये क्या है? ये एक्चुअल में हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। तो ये एक्चुअल में एक फ्यूल है, पर ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म ही हमें रिस्क टेक करने से बचाता है, पीछे रखता है, हमेशा हमें बड़े डिसीजंस लेने से पीछे रखता है। बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ में आपके बहुत सारे सिचुएशंस आई है जब आपको चूज़ करना था एक पाथ, और आपके हाथ में थी वो सिचुएशन, आपने हाथ से जाने दी उस सिचुएशन को। अब आप दोस्तों से बात करते हो और बोलते हो कि यार मेरे पास वो मौका था पर मैंने छोड़ दिया। आप बड़े से अच्छे से ब्रैग करते हो उस बारे में। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो, आपका फ्यूल अभी भी जिंदा है, लेकिन आपने उसको कोलैप्स होने ही नहीं दिया, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं दिया। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वही होने वाला था, आपका मेटामॉर्फोसिस होने वाला था, पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म होने वाले थे, चेंज पर्सन बनने वाले थे, लेकिन नहीं, आप नीचे गिर गए। एक्चुअल कोलैप्स तो ये है, रियल कोलैप्स तो ये है कि आप गिर गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ये न्यू लाइट आपकी लाइफ में आई ही नहीं। क्योंकि तुम क्या कर रहे थे? तुम भीड़ को प्रोग्रेस कर रहे थे, तुम भीड़ को सोच रहे थे कि भीड़ के हिसाब से मैं प्रोग्रेस करूंगा। भीड़ के हिसाब से प्रोग्रेस करना क्या होता है? भैया मैं तो कॉम्पिटेंसी हासिल करूंगा, भैया मैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा। डेफिनेटली ये चीज़ें चाहिए होती है, बट नॉट इन द कोर सेंस। दिस इज़ नॉट योर कोर आइडिया ऑफ योर पर्सनैलिटी। नो नो नो, हार्ड वर्क इज़ नॉट द कोर पर्सनैलिटी ऑफ एनी ह्यूमन। हम जंगल को छोड़ के इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी है इंटेलिजेंस। हमारी कैपेसिटी है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उन मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, फेलियर्स के प्रोसेस से होकर जाते हैं। फेलियर्स को हम उस प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं, न कि हम फेलियर्स से भागते हैं और परफेक्शन की तरफ जाते हैं। नहीं, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। दैट्स अ थिंग। The distinction between chasing goals, embodying gravitational pull is profound. While many are caught in the endless cycle of pursuing पीछे भागना, external validation and achievements. हम अक्सर बाहर से वैलिडेशन मांगते रहते हैं, बाहर से वैलिडेशन चाहिए भैया, बाहर से सब कुछ चाहिए, अप्रूवल दे दो मुझे, है ना, अप्रूवल चाहिए मुझे, दुनिया से अप्रूवल चाहिए, किसी पर्सन से, किसी टीचर से, इन लोगों से अप्रूवल चाहिए। They cultivate a mindset that prioritizes transformation over traditional achievement by embracing a gravitational force. देखो,
ज़्यादातर लोग इसी इसमें रहते हैं और फिर उनको जेलेसी भी होती है ऐसे लोगों से। देखो ऐसे लोगों से उनको जेलेसी होगी जो कि टीचर की बिल्कुल चाटते रहते हैं, है ना, अपने सिस्टम की चाटते रहते हैं, हमेशा वो 1% दिखते हैं, अल्टीमेट जोन में दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मार्क्स, ठीक है, मार्क्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन रियल टाइम, इन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कोई नहीं पूछ रहा कि तुमने टॉप किया था कि नहीं किया था, हर कोई ये सोच रहा है कि भैया तुमने सक्सेस अचीव करी कि नहीं करी, लाइफ में तुमने कमाया कि नहीं कमाया, लाइफ में तुम कुछ बन पाए कि नहीं बन पाए, तुमने इन चीज़ों को अचीव किया कि नहीं किया। अगर दुनिया का सबसे बेस्ट पढ़ने वाला शख्स है ना, तुमने अगर मान के चलो कोई 10th टॉपर है, 12th टॉपर है, अब हम अपने आप से पूछते हैं कि भाई ये टॉपर अब कहाँ है। कॉलेज लेवल पे जब आप चले जाते हो, जब आपकी शादी हो जाती है, तब आप पूछते हो ना कि यार ये टॉपर लोग कर क्या रहे हैं, ये टॉपर लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम टॉपर्स लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्यों? बिकॉज दैट्स अ थिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग के पीछे हमें भगाया गया था ज़बरदस्ती। मार्क्स आर नॉट द थिंग। ह्यूमन की कैपेसिटी उसके इस एब्स्ट्रैक्ट मार्किंग से थोड़ी ना डिसाइड होती है। दैट्स द थिंग। इंडिविजुअल्स कैन attract opportunity and elevate their personal and professional journeys. This strategy requires a shift in perspective. Rather than running after goals, you begin to collapse into the very essence of what you desire. क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, तुम उसके पीछे भागते नहीं हो, तुम उसके लिए काम करते हो, तुम एक्चुअल में चीज़ें इकट्ठा करते हो ताकि वो चीज़ें आए तुम्हारे पास। ट्रांसफॉर्मिंग योर अप्रोच एंड अल्टीमेटली योर आउटकम्स। द कॉस्मिक मेटाफोर ऑफ ब्लैक होल सर्व्स एज पावरफुल इलस्ट्रेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ी सी दर्दनाक होती है, ये प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक होती है, ये प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पर आप तुम अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड ब्लैक होल्स इन फिजिक्स, ये मैं फिर से, अब मैं इसमें बात नहीं करूंगा कि आखिर ये क्या होता है, बट अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स not only grounds this metaphor in scientific reality but also invites contemplation on how we become gravitational force in our own life, drawing in the outcome we desire through the collapse into excellence. Just as black hole warp space and time, personal transformation alters your perception of achievements and goals. The gravitational pull represents the magnetic nature of personal excellence that attracts opportunities and success. Guys, कनेक्टिंग सेलेस्टियल फिनोमिना टू पर्सनल ग्रोथ, कैसे आखिर हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, कैसे अब यहाँ पे एक्चुअल में थिंकिंग के उस प्रोसेस पे आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले बात, यू आर द स्टार राइट नाउ, ओके, यू हैव टू रीच टू द पॉइंट वेयर यू आर द स्टार। डेफिनेटली तुम्हें यहाँ तक तो पहले पहुँचना ही पड़ेगा, पहले तो तुम्हें एक ट्रेडिशनल पाथ से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रेडिशनल पाथ कैसा भी हो सकता है, वो चाहे किसी की चाट के भी हो सकता है, वो चाहे एक्चुअल में मार्क्स के पीछे भाग के हो सकता है, वो चाहे किसी भी चीज़ में उस लेवल पे काम करके हो सकता है कि तुम उस कॉम्पिटेंसी में आगे बढ़ गए, ठीक है, कॉम्पिटेंसी में आगे बढ़ गए उस फील्ड की, तुम डिज़ाइन कर रहे हो, तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने आप को उस लेवल पे कॉम्पिटेंट बना रहे हो शुरुआत में। ये डेफिनेटली ये एक ऐसा पाथ है जो कि नॉर्मल एवरेज 100% में से मुश्किल से 10% ही अचीव कर पाते हैं। दैट्स द थिंग कि मुश्किल से 10% ही अचीव कर पाते हैं, 10%, ओके। नाउ द थिंग इज कि जब 10% लोग ही इसको अचीव कर पा रहे हैं, 10% बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है 10%। तो अगर तुम एक्चुअल में इस बड़े नंबर के अंदर भी नहीं आ पा रहे तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और यही 10% में आना मतलब कि तुम अपने आप को स्टार बना रहे हो। देखो इस यूनिवर्स में स्टार्स से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, क्या आप ये मानते हो? इस यूनिवर्स में स्टार्स से ज़्यादा प्लैनेट्स है, और प्लैनेट से भी ज़्यादा छोटे मोटे एस्टेरॉयड और बहुत सारे पत्थर है, राइट। तो प्लैनेट्स भरपूर है, भरपूर मात्रा में, मतलब हम समझ सकते हैं कि 90% है, ठीक है, 90% है। अगर कठोर मास की बात करें तो उसमें प्लैनेट्स जो है वो 90% हो गए, फिर उसमें 10% आते हैं स्टार्स, ठीक है, जो चमकते रहते हैं, दिखते रहते हैं हमें, और उसमें से 1% होते हैं इस यूनिवर्स में ब्लैक होल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होते,
हर ब्लैक होल नहीं होता। मेजॉरिटी टाइम तो आपको ऐसे स्टार्स ही दिखेंगे जो ब्लैक होल पे कन्वर्ट नहीं होते, वो रेड जाइंट बनते हैं या फिर बस एक ड्वार्फ स्टार बन के रह जाते हैं। ज़्यादातर सूरज ब्लैक होल्स में नहीं कन्वर्ट होते, ठीक है। सुपर मैसिव स्टार्स आर वेरी रेयर। सो गाइस, 1% में जाना है अगर, तो पहले तो 10% की भीड़ में जाना पड़ेगा, मतलब कि 90% की भीड़ से उठ के 10% की भीड़ में जाना पड़ेगा। मतलब कि तुम जिस भी लेवल पे, जो भी, सबकी जर्नी अलग है, सबका सिस्टम अलग है, हर कोई अलग अलग तरह के चैलेंजेस, सेटबैक्स फॉलो करेगा, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें, ये तुम्हें इस प्रोसेस से होके निकलना पड़ेगा। वो जॉब हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, वो जॉब हो सकती है, वो कोई भी काम हो सकता है, वो कई बहुत सालों की स्टडीज़ हो सकती है, ठीक है। वो स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स में तुमने कई अपने साल बिता दिए चीज़ों को उस लेवल पे लेकर जाने के लिए, लेकिन आप ये काम करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो एक फोकस के साथ। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फोकस अगर तुम एक फील्ड से दूसरी फील्ड में एकदम से जंप कर जाते हो, तो नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ इट विल टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट यूर सेल्फ इन टू दैट 10%। 10% की जर्नी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एटलीस्ट यू हैव टू स्टे इन दैट वन थिंग एंड मेक योर सेल्फ ऑन टू दैट 10%, और यू कैन से कि उस फील्ड के एक्चुअल में 1% बन जाओ, ठीक है। उस फील्ड के एक्चुअल में 1% बन जाओ, बेटर बन जाओ, इस लेवल पे बेस्ट बन जाओ। इस लेवल पे एक्चुअल में जो स्किल्ड लोग हैं ना, वो इस दुनिया में बहुत कम है। हाइपर स्किल्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड लोग बहुत कम है। मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट में हाईली स्पेशलाइज्ड डेव्स बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोगों को बहुत सारे एसेंशियल थिंग्स आती है, और बहुत सारी चीज़ें आती है, और बहुत एवरेज लेवल पे आती है, ठीक है। वो ऐप्स बना सकते हैं, नो डाउट बना सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, वो डीए से भी कर सकते हैं, वो एक वेब ऐप बना सकते हैं, एक आइडिया से वेब ऐप बना सकते हैं। बट द थिंग इज कि दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन वन थिंग। इट कैन बी अ फ्रंट एंड, it can be an immersive experience, it can be a microservices, system design, architecture, उस लेवल की डेप्थ हासिल करना वो बहुत ही रेयर होता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तैयार करते हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करते हो, क्योंकि वो कोलैप्स तब तक नहीं होगा जब तक तुम इस लेवल पे नहीं पहुंचते। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, it is necessary to reach to that 10% thing। गैदरिंग स्किल्स, फीडबैक एंड एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे तुम अपनी सारी स्किल्स को, फीडबैक को साथ में लेते हो, और यही पर ही वो शुरुआत होती है। क्योंकि देखो, एक्यूमुलेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ये चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी। तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजीज, तुम्हारे अपने फीडबैक्स, तुम्हें अपने पेन, तुम्हें अपने अवेयरनेस, इन सबको साथ में कलेक्ट करना पड़ता है। ये सब मिल जाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से कुछ भी हो गया। जैसे ही तुम अपने फील्ड के 10% में आ गए, ठीक है, तुमने बहुत सारा एक्यूमुलेशन कर दिया, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है एक्चुअल में, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। अब तुम ज़्यादातर emphasis here is on internal focus, your journey should be quite and obsessive. Now your goal is to go on the excessive zone, that precision, focus on your one thing, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को यहाँ इस वन थिंग पे लगा देते हो, बस पूरी तरह से डिटेल में, डेप्थ में लगा देते हो। अब तुम एक्चुअल में नीचे जा रहे होते हो, इसमें तुम समझ रहे होते हो। अब तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तो बहुत ही ईजिली आती है, जैसे कि फोटोशॉप है, अगर तुम्हें इलस्ट्रेशन अगर तुम्हें करना आता है, पहले तुम जब फोटोशॉप करते थे तो तुम ये 40 फीचर्स देख करके बिल्कुल हड़बड़ा जाते थे कि ये क्या है भाई, ये 40 फीचर्स मैं कैसे यूज़ करूँगा, इनका कैसे मैं इलस्ट्रेशन बनाऊँगा, कैसे मैं डिजिटल आर्ट बनाऊँगा। जिस मोमेंट पे तुमने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, जिस लेवल पे तुमने समझ लिया, और फिर तुम डीप लेवल पे जाते हो, अब तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, तुम्हारे लिए फोटोशॉप अब बड़ी चीज़ नहीं होती। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी थिंकिंग उस फ्लो में चलती है। तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, तुम एक ज़बरदस्त सा कमाल सा इलस्ट्रेशन बना दोगे। दैट्स द थिंग, वो मास जो है वो इस लेवल पे लाना पड़ता है, उस एक वन पॉइंट पे लाना पड़ता है, एंड देन यू ट्रांसफॉर्म। डीप वर्क, focus effort that transform potential, brutal feedback, crucial insight that challenge your growth, failed launches, yes, fail होना पड़ता है, होते हैं, कई बार होते हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं, uncomfortable truths, insight that challenge your beliefs,
ऑब्सेशन, पैशन दैट ड्राइव्स रिलेंटलेस। यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड की होनी चाहिए, आपकी माइंड की वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में, कि आप एक्चुअल में फीडबैक्स के लिए तैयार हो, ठीक है, यू आर टेकिंग द फीडबैक, यू आर रेडी कि भाई ठीक है, कोई आकर के मुझे अगर फीडबैक दे रहा है कि भाई तू ये चीज़ गलत कर रहा है, तो यस आई एम काउंटिंग टू दैट, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। डू बी नॉन रिएक्टिव गाइज, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ सिचुएशन। नॉन रिएक्टिव का मतलब बयानों जैसे बिल्कुल थोपड़ा लेना नहीं होता, एक मास्क पहनना नहीं होता, नहीं, तुम एक्चुअल में एक इंसान हो ना, तो तुम खुश दिखोगे, दुखी भी दिखोगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि अगर किसी ने तुम्हें कोई फीडबैक दे रहा है तो तुम ऐसे नहीं हो रहे कि अरे यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं, तुम डिफेंसिव नहीं हो रहे हो, तुम एक्चुअल में उसको अवेयरनेस के साथ में सुन रहे हो। फिर जब अगर तुम्हें लगता है कि ये साला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, नाउ यू आर ऑल्सो नॉन रिएक्टिव अगेन, तुम उसको रिएक्शन ही नहीं देते हो। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर वो बोलता है कि अबे कितना गंदा बनाया यार, हालांकि तुमने बहुत अच्छी चीज़ करी है, पर वो बोलता है कितना गंदा काम किया है यार तूने, इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंड यू आर नॉन रिएक्टिव, यू आर जस्ट सीइंग हिज फेस कि ये पट्टा मुझे कोई ढंग की नॉलेज नहीं दे सकता, ये मुझे कोई ढंग का फीडबैक नहीं दे सकता, ये मुझे बता नहीं सकता कि कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है, ये कोई रिसोर्सेस नहीं बता रहा है मुझे जिसके थ्रू मैं इंप्रूव कर सकूँ, ये बस एक एक्सट्रैक्ट बात बोल रहा है कि ये तो बहुत ही बुरा है, और ये कोई फीडबैक नहीं होता। कोई चीज़ बहुत बुरी है, कैसे है बुरी बता दो, कलर्स में प्रॉब्लम है कि हायरार्की नहीं है भाई, चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही है, स्टोरी टेलिंग नहीं है, क्या है, क्या गड़बड़ है, बता तो सही। नहीं, वो सारी चीज़ नहीं बोल रहा, बस वो बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट थिंग कि भाई बहुत ही गंदा लग रहा है यार, अरे एवरेज लग रहा है यार, बुरा लग रहा है यार। अबे तो एवरेज से अच्छा बनाने के लिए कुछ तो बता, तुझे पता है ना कि बेस्ट कैसे बनता है, तो बता कैसे बनता है। यहाँ पे नॉन रिएक्टिव हो करके ये पूछना ज़रूरी होता है कि ठीक है, ओके, अच्छा तुझे लगता है कि ये बेकार है, ओके, तो फिर तू बता यार कैसे होता है। क्यों पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बुरा है, टेल मी क्यों बुरा है। बिना नॉन रिएक्टिव हुए तुम उस शख्स की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, कंधे पे हाथ रखते हो, बोलते हो कि ओके ठीक है, तो तुम्हें ये प्रेजेंटेशन समझ नहीं आई, तुम्हें ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी, नो प्रॉब्लम यार, बताओ यार क्या 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 चीज़ें बुरी लगी तुमको, कहाँ गड़बड़ लग रही है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, बताओ यार मुझे। तो ये चीज़ें फीडबैक है। तुम जब नॉन रिएक्टिव होते हो, तुम ओपन होते हो फीडबैक के लिए, और तुम फिर सवाल करते हो सामने वाले से अवेयर होकर के, बल्कि तुम इमोशंस में घुस करके एक्चुअल में अपने आप को गिरा नहीं रहे होते हो। सामने वाले के रिएक्शन पे आकर के तुम, वो सामने वाला रिएक्शन लेना चाह रहा है तुमसे कि साला ये रिएक्ट करेगा, साला ये गुस्सा होगा, कुछ तो फील करेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम एक्चुअल में अवेयर होकर के तुम एक स्टूडेंट बन के तुम उससे पूछ रहे हो, ठीक है, तुम एक्चुअल में पूछ रहे हो। अब उसकी डिसरिस्पेक्ट उसी को बेकार लगती है, वही सोचते हैं साला मैंने फालतू तो नहीं पूछ लिया यार इससे, अब तो पूछ ही रहा है मेरे से। नेक्स्ट टाइम वो करने से बहुत ज़्यादा पीछे हटेगा, क्योंकि तुम्हारा क्यू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इंप्रूव करना चाहते हो, तुम सरपास करना चाहते हो उसको, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर विद इन यू। ये भैया ये जो इलस्ट्रेशन है ये मैंने वन पंच मैन का लिया है, आपको पता ही होगा, ज़बरदस्त सा। वन डे इट ब्रेक्स योर ईगो, ठीक है, योर हैबिट, यू नीड टू बी लाइक्ड। तुम अच्छा, इट्स नॉट अबाउट कि लाइकिंग, तुम्हें किसी के पसंदीदा बन जाओ, ये नहीं है। यू कोलैप्स्ड इनवर्ड, यू एंटर फ्लो, यू स्टॉप चेजिंग, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तुम एक्चुअल में चेस करना बंद कर देते हो, तुम एक्चुअल में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। दिस इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफाइज अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन आइडेंटिटी। यू आर नाउ ऑलरेडी बीइंग इन दैट फेज, तुम बन गए हो वो चीज़, तुम मास्टर बन गए ऑलरेडी। As you let go of external validation, you embrace your true self. The journey becomes one of attraction rather than pursuit, allowing your innate strengths to emerge naturally. देखो यहाँ पे अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब सामने वाला इंसान तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या बोल रहा है कि ये तो बहुत ही ख़राब है, हो सकता है कि तुम उसके वैलिडेशन के लिए नेक्स्ट टाइम काम करो कि चलो यार मैं ना इसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए काम करता हूँ। पर अगर तुमने उसी टाइम पे उसको रोका और बोला कि भाई बता तो सही क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, tell me how can I improve, tell me how can I get better at this, tell me, give me a resource, if you can't do it, अगर तुम मुझे बता नहीं सकते, at least give me the resources so then I can surpass you. It's not about कि मैं तुम्हें तुम्हारे वैलिडेशन के लिए रुका हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कि अच्छा ठीक है तुमने उस दिन बुरा बोला था, बेकार बोला था, तो मैं तुमको वैलिडेट करने के लिए, तुम्हारा अप्रूवल लेने के लिए मैं और फिर से एक अच्छी चीज़ बना के दिखाऊंगा ताकि तुम बोलो वाओ यार क्या ही बना दिया, वाओ यार, और फिर नेक्स्ट टाइम से मैं गुलाम बन के रहूँगा। नहीं 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 नहीं,
आई एम हियर फॉर फीडबैक्स, देते हो तो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ, सिंपल सी बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर तुम मुझे बेहतर नहीं बना सकते तो नाउ आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन एट ऑल, क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन मुझे बेहतर नहीं बना रहे। दैट्स अ थिंग, यही वजह है हर किसी को टीचर नहीं बनाना पड़ता अपना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर किसी से बस पूछते रहते हैं, फीडबैक ही लेते रहे, हाँ भाई बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होता। हर किसी को अपना मेंटोर या टीचर नहीं बनाना होता, ये समझो इस बात को, ये बैलेंस की बात है। The journey becomes one of attraction rather than pursuit, allowing your innate strength to emerge naturally. In this phase, you may experience a deep sense of liberation, recognizing that the pressure of societal expectation have diminished. अब इस लेवल पे आकर के तुम्हें एक्चुअल में सोसाइटी का प्रेशर फील होना बंद हो जाता है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इन सब की टेंशन होनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब तुम एक्चुअल में समझ पाते हो कि मार्केट की रियलिटी क्या है। मार्केट को तुम समझ जाते हो भाई। देखो यहाँ पे तुम फूल नहीं हो, तुम यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं हो, तुम एक्चुअल में मनी कैसे कमाना है उसको प्रोसेस को समझ गए हो, ठीक है। यहाँ तुम मूर्ख नहीं हो इस लेवल पे आकर के, जिस मोमेंट पे तुम इस लेवल पे पहुँच गए, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए मनी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि अरे यार कैसे होगा कैसे होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को एक्सेलेंस इसलिए अचीव नहीं हो पाता क्योंकि वो मनी को लेकर के परेशान रह जाते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द समटाइम्स यू आर सो either misunderstood or sometimes you are so fool, ठीक है। कुछ ऐसे जीनियसेस रहे इस टाइम बीइंग में, हमारी धरती पे कुछ ऐसे जीनियसेस आए जिनकी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को कभी ढंग से समझा ही नहीं गया, कभी उनकी बातें हुई ही नहीं, कभी उनको उतना सम्मान मिला ही नहीं, या कभी उनके टाइम में जब वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे उन्हें उस लेवल की पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उस लेवल का मनी नहीं मिला, वो उतने स्मार्ट नहीं थे। जैसे कि टेस्ला बोल सकते हैं हम। देखो एक तरफ है थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन को हम एक्चुअल में कह सकते हैं ही इज़ दी 1%, दैट ब्लैक होल, दैट जीनियस, क्योंकि हर इन्वेंटर उनके ही पास जा रहा होता था, हर इन्वेंटर उन्हीं के पास आके उनकी चीज़ें दे रहा होता था। टेस्ला वॉज दी ग्रेट, बट द प्रॉब्लम इज उनके साथ में पावर रही थी, उनके साथ में वो चीज़ें नहीं थी, वो सिचुएशन नहीं थी। ही वॉज अ नाइस गाय, ही वॉज अ जीनियस बट अ नाइस गाय, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तुम एक सीधे पेड़ हो तो तुम्हें काटा जाएगा, ठीक है। एडिसन वॉज नॉट दैट, वो स्मार्ट थे, वो समझते थे चीज़ों को, वो अलग लेवल पे जीनियस थे। उनको पता था कि भाई मार्केट को क्या चाहिए, उनको पता था कि मार्केटिंग नाम की क्या चीज़ होती है, उन्हें पता था कि कैसे कमाया जा सकता है, उन्हें पता था, उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी। उन्होंने टेस्ला की चीज़ों को भी अपनी जगहों पे अप्लाई किया, और कैसे अप्लाई किया, बहुत ही स्मार्टली अप्लाई किया। इन दोनों की वॉर चलती थी एक टाइम पे, वर्सेस बैटल होती थी, डीसी वर्सेस एसी करंट बैटल होती थी, बट ही वोन, ही डेफिनेटली वोन, ही पुट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। टेस्ला के बारे में तो बस वो बहुत सारी ऐसी पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें हो चुकी है आजकल, साइंस के भी परे जा चुकी है, मेटाफिजिक्स की बातें होती है एकदम से कि भैया टेस्ला को तो पता नहीं क्या क्या नहीं पता था भैया, यूनिवर्स के लॉज पता थे, है ना, यूनिवर्स के लॉज वो अप्लाई कर रहे थे। उस लेवल पे लोग चले जाते हैं, बिल्कुल मेटाफिजिक्स और बिल्कुल भगवान लेवल की बातें करने लग जाते हैं, जैसा कि रामानुजन के भी साथ हुआ है, ठीक है। हमेशा यही होता है कि एक बहुत ज़बरदस्त लेवल के जीनियस को भगवान से जोड़ दिया जाता है, या कोई टॉप लेवल की इंटेलिजेंस से जोड़ लिया जाता है, एलियन से जोड़ दिया जाता है कि भैया ये तो एलियन से ले रहे थे। एडिसन उन लोगों में से नहीं आते, एडिसन ह्यूमन लगते हैं। एडिसन की बातें होती है कि भैया 99,000 टाइम या पता नहीं 9 लाख बार उन्होंने बल्ब बेकार बनाया और फिर एक बार अच्छा बन गया, और ताकि मेरा अच्छा बल्ब बन जाए। नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द वे यू लिव। और आखिरकार उनकी जनरेशन पूरी अच्छी खासी जी रही है भैया, कंपनी उनकी इतनी ज़बरदस्त है, इनकी इन्वेंशंस इतने ज़बरदस्त रहे कि इनकी पूरी जनरेशन, इनके बाद की फैमिली अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। अच्छे लेवल पे मतलब एक्चुअल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे चल रहे हैं। टेस्ला के बाद कोई आया ही नहीं, टेस्ला की अपनी कोई जनरेशन नहीं रही, उसके बाद कोई जनरेशन नहीं रही। दैट्स द थिंग, आप अपनी इंटेलिजेंस को बांट नहीं पाए, क्या फ़ायदा। आपके वो जो मरने के बाद आपके पेपर्स जो है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस लेकर चले गई, क्या फ़ायदा, दुनिया के सामने है ही नहीं वो पेपर। अब वो पेपर के थोड़े बहुत लीक्स आते हैं और लोग एकदम से उसको मेटाफिजिक्स से जोड़ देते हैं कि अरे भैया अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, फालतू चीज़ें। पर एक्चुअल में किसने इस चीज़ का प्रॉफिट कमाया भैया, मार्केट, मनी। भैया ये शख्स ने इन्वेंट किया, दूसरों के इन्वेंशंस चुराए भी, बहुत ही स्मार्टली चुराए, एंड ही वॉज द स्मार्ट मैन। दैट्स द थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
Don't take inspiration from Tesla. Okay, don't take inspiration from Tesla. Edison was the real inspiration. तुम्हें अगर एक्चुअल में आगे बढ़ना है तो इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस यूनिवर्स में, ठीक है. टेस्ला वॉज नॉट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, ठीक है. वो डेफिनेटली किसी ऐसे यूनिवर्स में, एक ऐसे प्लैनेट में अच्छे से रह पाते जहाँ पे एक्चुअल में एक्सीलेंस की ही बात होती है, जहाँ पे बात होती है कि भैया तुम कितने ज़बरदस्त एक्सीलेंट हो, तुम्हारे जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि तुम एक्सीलेंट ही पैदा हुए थे, ठीक है. तब वहाँ पे बात होगी कि भैया टेस्ला वहाँ के किंग होंगे डेफिनेटली, ठीक है. टेस्ला उस प्लेनेट के राजा होंगे. लेकिन एडिसन भाई हर प्लेनेट में अडेप्ट कर सकते. दैट्स व्हाट अडेप्टेबिलिटी इज. हर प्लेनेट में टेस्ला को भेज दो, वो अडेप्ट कर जाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे सबसे, इवन टेस्ला से भी. दैट्स द थिंग. लोग नहीं समझते इन चीज़ों को. You have to be practical. As you dissolve old patterns, a new perspective takes root, fostering creativity and authenticity in both personal and professional realms. Embrace the collapse as a necessary step towards becoming unstoppable. ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना है कि तुम्हें कोई भी गिरा जा रहा है. नहीं, तुम अपने जीनियस का यूज़ करना जानते हो. तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना शो करना है, कितना नहीं शो करना है. That's the thing. Disinterest. You prioritize depth over shallow victories. Shallow victories. Shallow victories. तुम पोस्ट इसलिए नहीं कर रहे हो कि भैया लाइक सब्सक्राइब मिल जाए. डेफिनेटली ये तो ज़रूरी होता ही है भैया. अगर तुम यूट्यूब पे या कंटेंट कहीं भी तुम डाल रहे हो, कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तुम्हें प्रोग्रेस तो चाहिए ना. तो तुम्हें लाइक्स और सब्सक्राइब तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सब्स तो चाहिए. बट द थिंग इज, जिस मोमेंट पे हमने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हम रियल एलिमेंट खो देते. रियल एलिमेंट क्या? हमारी अपनी ओरिजिनलिटी, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़. हम इस हिसाब से फिर लाइक और सब्सक्राइब के बेस पे हम पूरा रूटीन चेंज करने लगते हैं कि भैया मुझे तो ये चीज़ें करनी थी अब, लेकिन क्योंकि मुझे लाइक्स एंड सब्सक्राइब मिल रहे तो अब मुझे अलग तरह से कंटेंट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा वैरायटी पे जाना पड़ेगा, 50 वैरायटीज़ पे जाना पड़ेगा, 50 तरह के वीडियोस बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादा मुझे पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सिस्टम पे खर्चा करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या. इंस्टेड ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट यू गेट इनटू टू मच, और ईदर यू डू नथिंग. यू गेट इनटू दैट जोन कि अच्छा ठीक है मेरे से तो कुछ नहीं हो पा रहा है यार, अरे यार ग्रोथ ही नहीं मिल रही यार. तो तुम्हारा मोटिवेशन ही लूज हो जाता है और तुम अब उस चीज़ को करना ही बंद कर देते हो. इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ 1% क्लैरिटी मोर देन बिफोर, तुम एक्चुअल में सेंसिटिव हो जाते हो. सो यू सीक पीस अवॉइडिंग नॉइस एंड केओस. तुम एक्चुअल में पीस पे ज़्यादा फोकस करते हो. वाओ, व्हाट अ ग्राफिक. तुम एक्चुअल में पीस पे फोकस करते हो. पुल यू फील एंड इनर कॉलिंग गाइडिंग यू. देखो, मेंटल पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट नॉइस. मतलब कि भाई लाइक आ गया, कमेंट आ गया, अब इसी पे फोकस कर रहे हैं. भैया लोगों ने कमेंट क्या किया, लाइक किसने किया, कितना लाइक मिला, कितना रेशियो था, कैसा था, ये नॉइस है. दीज आर द नॉइस. दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. डेफिनेटली एनालिटिक्स इज गोइंग टू शो यू समथिंग. तो फीडबैक के लिए तो हमें रेडी रहना ही है. मैंने अगेन फिर से बोला, बी फ्लेक्सिबल. फीडबैक के लिए रेडी रहना है, बट बी नॉन रिएक्टिव. बी नॉन रिएक्टिव. समवन कॉमेंटेड यू एंड that comment triggers you, that's a problem, because now you are going to waste your maybe 30 minute और 30 day of your life thinking कि उस सामने वाले ने ऐसा कैसे लिख दिया मेरे content में. Transformation, you shift from doing to becoming your true self. Clarity, you gain insight focusing on true essence and purpose. You start asking what you must evolve into. So transformation, you, yes, this anime lady को मैंने लाया है कि तुम एक्चुअल में अब अपने आप को रीडिज़ाइन करना शुरू करते हो, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना शुरू करते हो. यू बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट ट्रू एक्सलेंस कम फ्रॉम विद इन. अब तुम बाहर की रियलिटी, आउटर रियलिटी से ज़्यादा इफेक्ट होना बंद हो जाते हो. द पावर ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. कैसा लग रहा है ये ग्राफिक? ज़बरदस्त लग रहा है. इन द रियल्म ऑफ सोशल प्रोफेशनल डायनेमिक्स, योर ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स पैल्पेबल. ये वाला वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है. पैल्पेबल. पैल वर्ड नाम का एक गेम भी होता है, इसलिए मेरे दिमाग में यही आता है. पैल. एज यू इम्बॉडी ग्रेविटेशनल पुल, द वर्ल्ड अराउंड यू शिफ्ट. भाई ऑब्वियस ही बात है, ब्लैक होल्स के आर पार लाइट भी नहीं जा सकती. वो लाइट तक को बेंड कर देते हैं. एक ब्लैक होल अगर किसी सूरज का प्रकाश है, उस प्रकाश को भी अपनी तरफ बेंड कर देता है. दैट्स अ थिंग. ये है वो पावर ब्लैक होल की. पीपल स्टार्ट टू ऑर्बिट योर इन्फ्लुएंस. अपॉर्चुनिटी अराइज एफर्टलेसली.
aligning with your vision. You are no longer have to pitch or convince. Your clarity attracts. तुम्हारी clarity ऐसी होती है, तुम्हारी thought process ही ऐसी होती है. Relationships deepen, fostering trust and collaboration. A magnetic aura surrounds you. It's not about aura. ठीक है, ये इस चीज़ को ज़्यादा emphasis मत देना. इवन इन चीज़ों को भी ज़्यादा emphasis मत देना. सॉरी. सो इन चीज़ों को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत देना. ठंड का मौसम है तो गले में प्रॉब्लम होती है ना. ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो विदाउट एनी प्रॉब्लम एफर्टलेसली. ये वो लोग इंपॉर्टेंट है ही नहीं अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे. इंपॉर्टेंट ये है कि तुम फीडबैक ले रहे हो और अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहे हो. रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रैपिड इम्प्रूवमेंट, ये है एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट. और फिर वो बाकी चीज़ें ये सब एफर्टलेसली होना चाहिए. ये तुम्हारा बैक एंड में होना चाहिए. पता है बैक एंड, पता है बैक एंड कभी दिखता नहीं है, फ्रंट एंड में दिखता है. फ्रंट एंड में तुम एक्चुअल में फीडबैक ले रहे होगे, एक्चुअल में तुम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तुम लोगों को टीज कर रहे होंगे ताकि लोग और इन्फॉर्मेशन निकाले और इन्फॉर्मेशन दे. ठीक है, तुम एक्चुअल में लोगों के साथ में बातचीत कर रहे होंगे, घुल मिल रहे होंगे, उनके साथ में और ज़्यादा डीपर रिलेशनशिप्स बना रहे होंगे ताकि तुम और ज़्यादा फीडबैक ले पाओ, ताकि तुम और ज़्यादा समझ पाओ इस दुनिया को. ये होगा तुम्हारा फ्रंट एंड. तुम फ्रंट एंड में स्किल्स जनरेट कर रहे होंगे, तुम फ्रंट एंड में कंटेंट डाल रहे होंगे, पर तुम्हारा बैक एंड में ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही होगी, तुम्हें करना नहीं पड़ रहा. सो दिस इज द शिफ्ट. यू बिकम द कैटलिस्ट ऑफ चेंज. दैट्स द थिंग. यहीं पर ही आप अनस्टॉपेबल बनते हो. फ्रेमवर्क्स, यस. और मैं तुम्हें ये सारे फ्रेमवर्क, सिस्टम, लॉजिक, स्ट्रैटेजीज, ये सब तो आगे वीडियोज़ में देता ही रहूँगा. मेरे पुराने वीडियोज़ आप देखो जिनमें बायसेस है, मैं बायसेस की बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे से उन वीडियोज़ में. इंग्लिश में पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, तो आप उन सारे बायसेस को देखो. भाई मैंने टोटल 76 प्लस बायसेस बताए हैं. 76 प्लस बायसेस कम नहीं होते. और तुमने अगर उन चीज़ों को बस जान लिया, जानने भर से बहुत कुछ हो जाएगा तुम्हारा. तो तुम एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना जानते हो, तुम सिस्टम को अप्लाई करना जानते हो, जो भी नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम लॉजिक समझते हो पीछे की चीज़ों का, तुम स्ट्रैटेजीज बना पाते हो. और अब क्रिएट सॉल्यूशन दैट एंड्योर्स द टेस्ट ऑफ टाइम. तुम टाइम के हिसाब से चीज़ों को उस तरह से रखते हो. ठीक है, नाउ यू आर पुटिंग दैट 4D चेस. ठीक है, तुम अपने आप को उस 4D चेस में मास्टर बना रहे हो. ईगो, नो ईगो इफ़ यू आर वीक. नो ईगो इफ़ यू आर वीक. प्राइड, नो प्राइड इफ़ यू आर स्ट्रांग. फीडबैक इज़ फ्यूल. फीडबैक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ऑब्सेशन, अब ऑब्सेशन बहुत खतरनाक है तुम्हारा. भाई तुम उस चीज़ में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि दिखता है भाई, ये साफ तौर पर सामने ही दिख जाता है कि भाई ये है वो शख्स. कोई फिल्म डायरेक्टर है, वो दिख जाता है कि भाई ये है भाई, इसका फिल्मी कीड़ा है, बिल्कुल फिल्मी टाइप का इंसान ही है. डार्कनेस इज़ वेलकम. नाउ अब तुम ये चीज़ नहीं सोचते कि क्या अच्छा क्या बुरा. ठीक है, अब यहाँ पे आकर के ये एक एवोल्यूशन होता है कि तुम अच्छे बुरे पे, पाप पुण्य पे, इस पे नहीं तुम अटकते. नाउ यू आर रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग. तुम ऐसे लोगों से भी अफेक्ट होना बंद हो जाते हो. मतलब क्यों तुम्हें मार्केटिंग होती है इस तरह की कि भाई इस तरह का पर्सन नहीं बनना है या इस तरह के पर्सन से दूर रहना. नहीं, अब तुम सीखते हो सबसे. पैराडॉक्स, यू बिकम अ पैराडॉक्स, काम एंड इंटेंस. ये ब्लू लॉक का है भैया. ब्लू लॉक एनीमे किसी ने देखा हो तो पता नहीं. ठीक है, तो ब्लू लॉक एनीमे में अगर आपने देखा होगा, सब वो स्किल्स एक्यूमुलेट करते हैं ताकि वो अपने वेपन को इन्हांस कर सके. राइट, ये वेपन, ये इसागी है. इसागी द मेन कैरेक्टर, जिसका वेपन होता है डायरेक्ट शूट और स्पेशल अवेयरनेस, साथ में मेटाविजन और ऑफ द बॉल मूवमेंट, ये उसके वेपन होते हैं. तो इन वेपन्स के थ्रू वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करता है, स्टेमिना को इन्हांस करता है, स्पीड को इन्हांस करता है, ड्रिबलिंग को इन्हांस करता है, थिंकिंग को इन्हांस करता है, लोगों को अडेप्ट करवाता है ताकि वो खुद भी अडेप्ट कर सके, लोगों से सीखता है, लोगों की चीज़ों को इवन कॉपी भी करता है फटाक से. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. मास बिकम मोमेंटम. देखो मैंने यहाँ पे ये रखा है इस शख्स को, ये बोरो है, जहाँ तक मुझे लगता है बोरो है. ये द किंग है जिसको बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट टाइप का पट्टा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्ट टाइप का पट्टा है जो कि अडेप्ट नहीं करता है फीडबैक को लेकर के, जो कि रेडी नहीं रहता है फीडबैक को लेकर के. वो होते हैं कुछ लोग जो सच में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टफ टू नेल होते हैं. मतलब उनको तुम उनको कुछ नहीं सिखा सकते. इट्स लाइक कि वो अगर खुद से चाहेंगे तो ही सीख सकते हैं. उनका तुम ऐसा है कि तुम उन्हें फीडबैक भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो फीडबैक पे अप्लाई नहीं करेंगे. वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सॉलिड पिलर्स है जिनका तुम कुछ नहीं कर सकते. वो अपनी मर्जी के मालिक है.
अब उनकी मर्जी होगी तो वो वाटर लेंगे सूखेंगे, नहीं तो नहीं सूखेंगे, वो बोलेंगे जाने दो, छिड़क दो उसको बाहर, दैट्स अ थिंग। लेकिन ईसाकी टाइप के पर्सन अलग होते हैं, यही वजह है कि ईसाक इज दी नंबर वन, दी नंबर वन। He does not have extraordinary skills, extraordinary stamina of Raichi, extraordinary strength of this guy. ये रेड एयर कौन सा बंदा है, नाम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है अभी, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं यार, नागी के लेवल की कंट्रोल, या फिर ज़बरदस्त लेवल की वो क्या पपेट मास्टरी ऑफ रिन, लेकिन नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है, वो नंबर वन वैसे ही बन गया, ठीक है। एंड इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द ईगो विच यू थिंक। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ, अगर तुम सोच पा रहे हो ना कि ईगो या ईगो जिनपाची नाम का जो शख्स है, नहीं नहीं, वो वाली ईगो की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे फ्लो स्टेट की बात हो रही है। फ्लो इज द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ एवरीथिंग यू have built, merging your skills and experience into powerful momentum. When you reach this state, you become one with your work and your efforts resonate beyond the confines of yourself. This phenomena isn't merely a mood, it's transformation where your past accumulation fuels your present. Mass become momentum, fade egos. देखो ये जो ईगो है ना, ये वाली ईगो अलग है, और जो इस सीरीज में दिखाई जा रही है वाली ईगो अलग है। वाली ईगो ऐसी है कि भैया मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को वैसा बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वो अलग चीज़ है, वो अलग लेवल का है। मैं समझा नहीं सकता कि भाई वो क्या है वो, ठीक है, वो मेरे बियॉन्ड है, मैं वो नहीं सोच रहा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लो स्टेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्लो स्टेट। आप लर्निंग ब्लू लॉक से इस चीज़ की ले सकते हो, फ्लो स्टेट की, नॉट द ईगो की, नहीं तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, ईगो को अहंकार से जोड़ दोगे, किसी को भी मॉक करने से जोड़ दोगे। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि तुम किसी को मॉक कर पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि तुम किसी को दबा पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि तुम किसी का भला कर पा रहे हो, इट्स अबाउट कि तुम उस फ्लो स्टेट को अचीव कर रहे हो जो कि तुमने अभी तक के नहीं किया भाई। उस फीलिंग को तो एक बार लेके देखो कि तुमने जब 2 घंटा ऐसे फ्लो में काम किया, मज़ा आ गया तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि भैया टाइम कैसे बीत गया, और तुमने उस चीज़ को अचीव कर लिया। दैट्स अ थिंग। तुम्हारे 2 घंटे का काम लोगों के 6 घंटे के काम को टक्कर दे रहा है, ये फ्लो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। नेचुरल रिदम, कनेक्शन, टाइमलेस एक्सपीरियंस, यही वो बात है जो पिछले इसमें हुई है। सो एक्यूमुलेट, कोलैप्स, इमर्ज, देन मेटामॉर्फोसिस हैपन। आप चेंज करते हो, ये फिनिक्स बर्ड है, और फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और अब आप लगातार इवॉल्व करते जाते हो। ब्लैक होल भाई, ब्लैक होल है, ब्लैक होल रुकता नहीं है। ये जो ब्लैक होल है ये रुकता थोड़ी ना है, ब्लैक होल और ज़्यादा मास एक्यूमुलेट करता रहता है। वो जहाँ जाता है वहाँ से वो सूरज, बड़े बड़े सूरज तक को निकल जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है, वो निकलता रहता है, वो ऐसा ही बनता रहता है, और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा बड़ा, और ज़्यादा खतरनाक बनता रहता है, वो कभी फेड नहीं होता, ठीक है। दैट्स द थिंग। Embrace your gravitational transformation. That's the thing. You are not chasing goals again and again. मैं यही बोल रहा हूँ, चेजर नहीं बनना है, परस्यूअर नहीं बनना है। तुम एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें करते हो जहाँ से तुम बेटर बनते हो। ये डिज़ाइन क्या लगा है? Become gravity, embody the black hole, transform your identity. And that's how we end this video. Guys, उम्मीद है आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा बताना मुझे, और you can tell me if you think कि this is going to help you. Keep it simple, build it bold. केविन लैब में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।